फोटोसिंथेसिस है क्या भाई प्रोसेस, तो उसमें फिर टेस्ट की बात आई थी कि टेस्ट हम लोग किए थे, तो दो चीजों का टेस्ट हो चुका था, दैट इज सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, एंड सेकंड जो था मैंने लिखवाया था कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। थर्ड वन जो टेस्ट है दैट इज क्लोरोफिल नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस और नॉट, ये चीज हम लोगों को टेस्ट करना था, ठीक है। तो टेस्ट नंबर जो 3 है दैट इज, हम लिखेंगे टेस्ट 3 is chlorophyll necessary for photosynthesis, for photosynthesis, ठीक है। ये टेस्ट है, टेस्ट का वही जनरल रूल है, सिंपल हमें करना क्या होता है, दो तीन मिनट हम लोग रुक जाते हैं, इससे पहले जो भी चीजें हो चुकी थी वो सिंपल समझो कि न्यूट्रिशन प्रोसेस के बारे में हम लोगों ने बताया था, ठीक है। न्यूट्रिशन प्रोसेस किसे कहते हैं, तो वो प्रोसेस क्या है, तो जिसमें हम लोग खाना खाते, खाने को पचाते, उससे एनर्जी निकालते और उसको वेरियस एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं, दैट इज नोन एज न्यूट्रिशन, होल प्रोसेस को। अब इसको अगेन हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड किए, एक जो हमारा था ऑर्गेनिज्म खाना खुद बना सकते, दूसरा क्या था हेटरोट्रॉपिक मोड, जिसमें ऑर्गेनिज्म दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। आयुषी आपने पिछला क्लास नहीं किया था, आपने नए ज्वाइन किया है? नो सर। आप की थी पिछला क्लास? यस सर। अच्छा, आयशा ने किया, आयशा आप की थी पिछला क्लास? यस सर। ठीक है, मैं एक बार क्लैरिफाई कर लेता हूँ इस चीज को, 2 मिनट रुक जाते हैं ताकि सारे लोग ज्वाइन कर ले, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके मानस, आपका पहला क्लास है, तो देखिए मानस, इससे पहले हम लोगों ने जिसका जिसका भी पहला क्लास है ये, ठीक है, इससे पहले हम लोग सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रो किए थे इस चैप्टर के बारे में, क्योंकि ये चैप्टर आपके सिलेबस में पूरा है। इसके बाद का जो चैप्टर है दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसमें कुछ पार्ट रिमूव हुए, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बोर्ड्स के लिए, क्यों, क्योंकि ये काफी बड़ा चैप्टर है, 4 सब टॉपिक्स इसमें, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड सर्कुलेशन, इसमें 4 सब टॉपिक्स के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। व्हाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट नीडेड फॉर लाइफ, मॉलिक्यूलर मूवमेंट हम लोग कहते हैं कि सब्सटेंसेस का मूवमेंट होना, क्योंकि देखो कोई भी ऑर्गेनेल है वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कब करेगा, जब मान लो कि हम बोल रहे हैं कि हाँ हर राइबोसोम से, राइबोसोम्स प्रोटीन का सिंथेसिस करता है और सेल में मूवमेंट प्रोटीन के ही थ्रू हो रहा है या कम्युनिकेशन होता है, तो सब्सटेंसेस जब मूव नहीं करेंगे सेल के अंदर, ऑर्गेनिज्म या हर सेल तक तो हम कह सकते हैं वो सारे सब्सटेंसेस पहुंचेंगे ही नहीं, तो वो सर्वाइवल होगा ही नहीं, उसका पॉसिबल होगा ही नहीं। इसीलिए मॉलिक्यूलर मूवमेंट काफी नेसेसरी, हम कह सकते हैं एक वाइटल चीज है, किस चीज के लिए, फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। देखिए चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं, तो एक जो जनरल रूल है दैट इज कि स्टार्च का टेस्ट, मैंने बताया था कि हम प्लांट अपने बॉडी में ग्लूकोज का सिंथेसिस करता है और उसका के फॉर्म में करता है, और ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसलोकेशन की बात आती है कि वो कार्बोहाइड्रेट ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है, तो मैंने बताया था सुक्रोज के फॉर्म में, क्यों, क्योंकि वो केमिकली इनर्ट होता है, वो एक नॉन रिएक्टिव होता है, जल्दी रिएक्ट नहीं करता है, जिस वजह से वो केमिकली इनर्ट है, और ट्रांसपोर्ट के लिए क्या होता है, सेफ फॉर्म में हम कह सकते हैं। तो सिंपल सा चीज है, ग्लूकोज के फॉर्म में बन रहा है लेकिन स्टोरेज उसका स्टार्च के फॉर्म में हो रहा है।
अब स्टार्च के टेस्ट को अगर हम टेस्ट कर लेते हैं, प्रेजेंस को टेस्ट कर लेते हैं, तो इसका मतलब वहां पे ग्लूकोज बना होगा, और ग्लूकोज क्यों बन रहा है, तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो इनडायरेक्टली टेस्ट है कि स्टार्च का कहीं पे होना प्लांट पार्ट पे, तो वो फोटोसिंथेसिस का इनडायरेक्टली टेस्ट होता है कि वहां फोटोसिंथेसिस हुआ है कि नहीं हुआ है। और स्टार्च को टेस्ट करने के लिए मैंने बताया था क्या, कि हम लोग आयोडीन सॉल्यूशन को यूज करते हैं। आयोडीन सॉल्यूशन जहां पे भी डालेंगे और अगर वहां पे स्टार्च होगा, देन इट टर्न्स इनटू ब्लू ब्लैक कलर। वो ब्लू ब्लैक कलर में क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे एक क्लोरोफिल हमको टेस्ट करना है कि नेसेसरी है प्लांट के लिए कि नहीं। ठीक है, तो सिंपल एक प्लांट हम लोग लेते हैं, एक प्लांट लेते हैं, दैट इज एग्जांपल के रूप में एक क्रोटॉन प्लांट होता है, शो वाला प्लांट है, जिसके जो लीव्स होते हैं, समझो इस चीज को, ये जो लीव है, इसका पेरिफेरल पार्ट जो होता है वो व्हाइट कलर का होता है, और सेंट्रल पार्ट होता है लीफ का, ये ग्रीन कलर का होता है। मतलब यहां पे क्या है, क्लोरोफिल है, और ये पार्ट क्या है, व्हाइट है, यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं है। मतलब सिंपल समझो, यहाँ क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ ल्यूकोप्लास्ट है। ऐसा पॉटेड प्लांट हम लोग ले लेंगे, इस पॉटेड प्लांट को 4-5 दिन के लिए क्या करेंगे, छांव में रख देते हैं, शेड में रख देंगे। फायदा क्या होता है इसका, ताकि ये डी-स्टार्च्ड हो जाए, कंप्लीटली डी-स्टार्च्ड हो जाए। अब देखो डी-स्टार्च्ड हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे स्टार्च जो भी था प्रेजेंट स्टोर था, वो उतने दिनों में क्या हो जाता है, यूज हो जाता है, या हम कह सकते हैं कंज्यूम हो जाता है। फिर इसको उठा के हम कहाँ रख देंगे, हम इसको सनलाइट में रख देंगे। ठीक है, इसको हम लोग सन के प्रेजेंस में रख देंगे। अब सनलाइट के प्रेजेंस में कुछ घंटे, 4-5 घंटे अगर छोड़ते हैं फिर भी, तो क्या होगा, तो ये फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट होगा। फिर इसके एक लीफ को हम लोग प्लग करेंगे, प्लग करके उसको मैंने बताया था किसमें बॉईल करते हैं, एल्कोहल के अंदर। एल्कोहल के अंदर इसको हम लोग बॉईल करेंगे। तो बॉईल करते हैं तो क्या होता है, क्लोरोफिल डिस्ट्रक्शन हो जाता है। करना भी क्यों जरूरी है हमको क्लोरोफिल डिस्ट्रक्शन, क्यों, क्योंकि हमको आयोडीन सॉल्यूशन का कलर उस पर चढ़ाना है, जो कि हमको व्हाइट कलर पे आसानी से चढ़ेगा एज कंपेयर टू ग्रीन कलर। तो ये पूरा का पूरा लीफ क्या हो जाता है, पूरा लीफ ही हमारा क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। और जब इस पे I2 सॉल्यूशन यानी कि आयोडीन सॉल्यूशन हम अप्लाई करते हैं, तो वो पार्ट देखते क्या है कि वो पार्ट जो पहले से ग्रीन हुआ करता था, वही वाला पार्ट ब्लू ब्लैक कलर का होता है। इसका मतलब वो पार्ट जहां पे क्लोरोफिल हुआ करता था, वहीं पे क्या बना होगा, स्टार्च बना होगा। दैट मींस कि क्लोरोफिल जहां है वहीं पे फोटोसिंथेसिस होता है। इसका मतलब क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्लोरोफिल क्या है, फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरत है, या जरूरी है, सॉरी। तो इसी चीज को लिखना है, समझ में आया सबको, सेम वही प्रोसीजर है, खाली थोड़ा सा बदल जा रहा है इनिशियल स्टेप। डी स्टार्च इसमें भी करना है, इसमें भी प्लग करके अल्कोहल में बॉईल करना है, और आयोडीन सॉल्यूशन से चेक करना है। ठीक है, इसको लिखते हैं हम लोग। ये लास्ट टेस्ट है, इसके बाद से हम लोग का फोटोसिंथेसिस वाला पार्ट या फोटो ऑटोट्रॉफ वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। लिखना, वी टुक ए potted plant having variegated leaf such as croton, such as croton, वॉइस ब्रेक आ रहा है, सारे लोगों को ब्रेक आ रहा है क्या? नहीं नहीं ठीक है, तुम आगे बढ़ो। ठीक है, देखिए, we took a potted plant having variegated leaves such as croton and placed it in dark for 4 to 5 days to be de-starched completely, to be de-starched completely.
ठीक है, उसको हम करेंगे क्या, उसको हम लोग छांव में ले जाके रख दिए ताकि वो डी स्टार्च पूरी तरीके से हो जाए। लिखो इसको। वेराइजेटेड का मतलब होता है सिंपल की डिफरेंट कलर, जैसे व्हाइट हो गया, ग्रीन हो गया, पैटर्न्स में है ना, व्हाइट और ग्रीन के पैटर्न में कि अंदर साइड क्या है, ग्रीन है, मतलब मिक्स कलर। इसके बाद से हम लोग क्या किए, इसको जब डी स्टार्च कंप्लीटली हो गया ये, तो इसको ले जाके हम लोग धूप में रख देंगे फिर। ठीक है, नाउ प्लेस्ड द प्लांट in sunlight for few hours to perform photosynthesis. Plucked one of the leaf plucked one of the leaf and boiled it in alcohol to destruct the chlorophyll देखिए, जो भी अभी से ही एकदम सिंसियर होके प्रॉपर नोट्स भी आपको बनाना है। ठीक है, मैं लिखवा भी रहा हूं, इसलिए नहीं लिखवा रहा हूं कि आप सिर्फ देखो उसको, क्योंकि आप उस चीज को ऑर्गेनाइज कर लोगे तो आप ही को आसान रहेगा कि चीजों को रिवाइज करें जब सब जरूरत पड़ता है उसका, तो नहीं तो पता चला मिलेगा ही नहीं कोई कहीं। टू डिस्ट्रक्ट द क्लोरोफिल। इसके बाद से लास्ट स्टेप क्या है, on applying iodine solution, I2 solution, we observed that the part which was earlier green turned blue black in color, while the white part remained colorless। तो ये लास्ट टेस्ट हम लोग का था जो कि हमारा हो गया। ठीक है, 3 टेस्ट अभी तक हम लोगों ने देखा है। पहला देखे हम लोग की सनलाइट वाला, कि सनलाइट नेसेसरी है कि नहीं, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, एंड थर्ड जो है वो क्लोरोफिल। इसी 3 टेस्ट में से पूछा जाता है कि हाँ कौन सा, इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस भी इससे आपको आते हैं। शुभम शायद आपने आज ही ज्वाइन किया है, तो जहां समझ में नहीं आएगा वहां पूछिएगा।
सर मेरा ये सेकंड क्लास है सर। अच्छा, एक ही शुभम, दो शुभम था ना, एक मिनट सॉरी। अच्छा, जिसको भी समझिए, जिसको भी कुछ भी पूछना है तुरंत अनम्यूट हो जाइएगा और तुरंत पूछिएगा, ठीक है? थोड़ा सा भी हिचकिचाना नहीं है पूछने के लिए। तो ये हमारा हो गया, मतलब अभी तक जो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया है, समझो कहां से स्टार्ट था। हम लोग पढ़े थे लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में पहला पढ़ रहे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में, न्यूट्रिशन के बेसिस पे ऑटोट्रॉफ, उसमें पहला फोटो ऑटोट्रॉफ। दूसरा है हमारा, दूसरा जो हमारा है दैट इज कीमो ऑटोट्रॉफ। ये क्या है भाई कीमो ऑटोट्रॉफ? अभी तक तो हम लोग फोटो ऑटोट्रॉफ के बारे में जान रहे थे, अब एक नया चीज क्या आ गया, कीमो ऑटोट्रॉफ। ठीक है, तो जो भी तुम वहां पे ए बी दिए होगे तो मैं बी लिख रहा हूं। सेकंड जो है दैट इज कीमो ऑटोट्रॉफ। कीमो ऑटोट्रॉफ्स की मैं बात करूं, इसका मतलब क्या हुआ, कीमो फॉर केमिकल। ठीक है, केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज कर रहा है। नॉर्मली क्या होता है समझना इस चीज को, कि फोटोसिंथेसिस में या फोटो ऑटोट्रॉफ में होता क्या है, ग्लूकोज बनता है, हम जानते हैं ग्लूकोज बना, फिर ये ग्लूकोज क्या होता है, सेल के अंदर जाएगा, रेस्पिरेशन में ये पाइरुविक एसिड में टूटता है, हम लोग पढ़ेंगे भी आगे जाके। फिर ये क्या होता है, ये CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी में निकलता है, और ये एनर्जी यूटिलाइज करके एक करेंसी हम बनाते हैं दैट इज ATP। सिंपल समझना कि फोटो ऑटोट्रॉफ में पहले ग्लूकोज बनता है, लास्ट में ATP के रूप में हम स्टोर करके रखते हैं। अगर कोई ऐसा मेथड हो जिसमें डायरेक्टली हम ATP बना ले विदाउट अंडरगोइंग दिस प्रोसेस, दैट इज नोन एज कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड। तो ये देखा किसमें जाता है, या फिर कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि कीमो ऑटोट्रॉफ्स के कैटेगरी में हम लोग रखते हैं? तो आपने पढ़ा एक टर्म दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन की मैं बात करूं, इसका मतलब होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का कन्वर्जन सॉइल नाइट्रेट्स में। अब नाइट्रोजन आपने पढ़ा है, मॉलिक्यूल जो है वो एक ट्रिपल बॉन्डेड मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, और बॉन्ड जब टूटता है तो एनर्जी रिलीज करता है, और यही एनर्जी जो रिलीज होता है कन्वर्जन के समय, इसी एनर्जी से डायरेक्टली कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं, जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में आपने राइजोबियम का नाम सुना था, आपने नाइट्रोबैक्टर का नाम सुना है, ये सब बैक्टीरिया इसी एनर्जी को यूटिलाइज करके डायरेक्टली क्या करते हैं, ATP बना लेते हैं। और ये हम कह रहे हैं यहाँ ग्लूकोज वगैरह कुछ नहीं बन रहा है, सिंपल केमिकल एनर्जी को यूज करके ATP का सिंथेसिस हो जा रहा है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ्स। तो कीमो ऑटोट्रॉफ्स का एग्जांपल भी क्या होता है आपका, कीमो ऑटोट्रॉफ्स का एग्जांपल भी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जैसे राइजोबियम हो गया, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमनास, ये सारे क्या होते हैं, एग्जांपल होते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स में। ठीक है, तो इसको लिखते हैं हम लोग सिंपल, इसको लिख कैसे सकते हैं, those organisms which can directly make ATP by utilizing chemical energy, present in some molecules like N2। एग्जाम्पल क्या हो गया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, लाइक राइजोबियम। तो ये तो पहला हमारा कैटेगरी हो गया दैट इज ऑटोट्रॉफ्स या ऑटोट्रॉफिक मोड में, जिसमें दो आ गया। एक कौन सा हो गया, ग्रीन प्लांट करता है, फोटो ऑटोट्रॉफ्स उनको बोलेंगे, और दूसरा क्या हो गया, कीमो ऑटोट्रॉफ्स, मतलब केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज करके बोला जा रहा है। ठीक है, केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज किया जा रहा है। ये तो था फोटो ऑटोट्रॉफ और कीमो ऑटोट्रॉफ, दैट इज हम बात कर रहे हैं किसकी, ऑटोट्रॉफिक मोड की। अगर हम बात करते हैं जो कि इसके बाद पढ़ना है हमको, दैट इज हेट्रोट्रॉफिक मोड। सेकंड कर लीजिए,
मतलब पहला ऑटोट्रॉफ में 2, फोटो और कीमो, दूसरा हो गया हेट्रोट्रॉफिक सर जरा रिपीट कर दीजिए। मोड। हाँ बता रहे। तो कीमो ऑटोट्रॉफ हम लोग कह किसको रहे हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि क्या कर रहे हैं कि केमिकल एनर्जी को यूज करते हैं, जैसे कुछ मॉलिक्यूल्स में, जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन में नाइट्रोजन में जो एनर्जी स्टोर्ड है, जब ट्रिपल बॉन्ड टूटता है कन्वर्जन के दौरान, किसमें कन्वर्जन हो रहा है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का नाइट्रेट में, तो जो एनर्जी रिलीज हो रहा है उसी एनर्जी से डायरेक्टली एटीपी का सिंथेसिस कर लेते हैं विदाउट मेकिंग ग्लूकोज मॉलिक्यूल। these type of organisms are actually called as chemoautotrophs because they are utilizing chemical energy को यूटिलाइज कर रहे हैं फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ एटीपी। ठीक है, ये तो था पहला मोड ऑटोट्रॉफिक मोड। दूसरा हमें पढ़ना है दैट इज हेट्रोट्रॉफिक मोड। हेट्रोट्रॉफिक मोड की हम बात कर रहे हैं तो यहां देखना कि हेट्रोट्रॉफ एक्चुअली में 3 तरह का होता है। कौन कौन सा? एक तो सबसे पहले बात आता है कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे फीड ऑन करते हैं, तो वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते क्या है, तो वैसे मोड को एक लिएगा सैप्रोट्रॉफिक मोड कहते हैं, सैप्रोट्रॉफिक मोड। अब देखो सैप्रोट्रॉफिक मोड क्या है भाई, सैप्रो का मतलब होता है डेड एंड डिकेइंग। ठीक है, सैप्रो का मतलब है डेड और डिकेइंग। डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे फीड ऑन करते हैं, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे फीड ऑन करते हैं। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, उसी को हम लोग सैप्रोट्रॉफ्स भी बोलते हैं। आपका उसी को हम लोग सैप्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। तो देखिए सैप्रोट्रॉफिक मोड में हम क्या किसको रहे हैं, in which organisms feed on dead and decaying organic matter इसी मोड को हम क्या कहते हैं, सैप्रोट्रॉफिक मोड कहते हैं। एंड द ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज सैप्रोट्रॉप्स कहते हैं, सैप्रोट्रॉप्स। अब देखो सैप्रोट्रॉप्स हम लोग कह रहे हैं, इसी को एक कॉमनली आप टर्म सुने होंगे दैट इज नोन एज डीकंपोजर्स। डीकंपोजर्स के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, डीकंपोजर्स हम लोग कह क्यों रहे हैं, क्योंकि इसका 2 फायदा होता है डीकंपोजर्स का इन्वायरमेंट में, या हम कह सकते हैं इकोलॉजी में। इकोलॉजिकली इसका 2 रोल है। फर्स्ट क्या है भाई, तो फर्स्ट जो भी ऑर्गेनिज्म चाहे प्लांट हो एनिमल हो, अगर वो मरता है तो मरेगा तो उसको क्लीन करने का या एनवायरमेंट क्लीनिंग का काम क्या होता है, डीकंपोजर्स करते हैं। दूसरा चीज क्या हो गया कि मिनरल को रिसाइकिल कर रहा है। समझो कि वो जो भी ऑर्गेनिज्म है वो कहां से एब्जॉर्ब कर रहा है, जो भी मेटल आयन हो गए, मिनरल्स हो गए, सॉइल से। अब सॉइल से वो डिफिशिएंट होता चला जाएगा, तो वापस उसको रिसाइकिल करने का या मिनरल रिसाइकलिंग का जो काम है दैट इज परफॉर्म बाय डीकंपोजर्स। वो क्या करते हैं, डीकंपोजर्स उस चीज को रोल प्ले कर रहे हैं। तो सिंपल समझना कि सैप्रोट्रॉफ्स जो है इनको कॉमनली हम लोग क्या कहते हैं, डीकंपोजर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट करके लिखिएगा, commonly called as decomposers, which help in environment cleaning and mineral recycling।
दो चीजों में हेल्प कर रहा है। एग्जाम्पल लिख लेंगे, कौन कौन सा हो जाएगा एग्जाम्पल आपका? आपका एग्जाम्पल में आप डिकम्पोजर्स एग्जाम्पल हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, ये सब क्या होते हैं डिकम्पोजर्स के एग्जाम्पल में हम लोग कैटेगराइज करते हैं। फंगस। हाँ ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या हो गया? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड फंगस या फंजाई हम लोग बोलते हैं प्लूरल। ठीक है, बैक्टीरिया। तो ये हेटरोट्रॉफिक में पहला मोड हो गया, दैट इज सैप्रोट्रॉफिक मोड। ठीक है, सेकेंड जो मोड है दैट इज पैरासिटिक मोड। बी लिख लेना, पैरासाइटिक मोड। पैरासिटिक मोड या पैरासाइटिक मोड हम कहते हैं। अब पैरासाइटिक मोड कहने का मतलब क्या हो गया कि एक प्रीडेशन होता है, प्रीडेशन कहते हैं प्रीडेटर एंड प्रे, प्रे कह रहे हैं शिकार एंड प्रीडेटर शिकारी। ठीक है, तो यहां पे कि क्या हो रहा है कि आप देखोगे कि पैरासिटिक मोड में एक लार्जर ऑर्गेनिज्म होता है जिसपे एक स्मॉलर ऑर्गेनिज्म फीड ऑन करता है, और उस छोटा वाला जो ऑर्गेनिज्म है बड़े वाले ऑर्गेनिज्म को डायरेक्टली नहीं मारता है, वो उसको धीरे धीरे करके उससे क्या करता है, न्यूट्रिशन ले रहा होता है। ठीक है, धीरे धीरे करके उससे न्यूट्रिशन ले रहा होता है, और छोटे वाले ऑर्गेनिज्म को हम पैरासाइट कहते हैं, बड़े वाले को क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं। अगेन ये एक चीज है कि किस सरफेस से वो पैरासाइट उस होस्ट पे अटैच होता है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस ऑफ अटैचमेंट ऑन द होस्ट। पैरासाइट्स आर एक्चुअली ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के पैरासाइट होते हैं। कौन कौन से भाई? एक क्या होगा, बॉडी से मान लो बाहर से जुड़ा हुआ है, बाहर से न्यूट्रिशन लेने का काम कर रहा है, तो उससे एक्सटर्नल पैरासाइट या एक्टो पैरासाइट के नाम से हम जानते हैं। दूसरा क्या हो गया, बॉडी के एक्सटर्नल पैरासाइट का एग्जांपल क्या हो गया, हम में क्या हो गया, जू हो जाता है जिसे हम लाइस कहते हैं, ह्यूमंस पे लाइस हो गया, डॉग्स कैट्स पे टिक्स हो जाते हैं, जो बाहर से सरफेस पे अटैच होकर उससे क्या करते हैं, कंटिन्यूअस न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। दूसरा चीज क्या हो गया, इंटरनली, जैसे पेट में हमारे कीड़ा हो जाता है या इंटेस्टाइन में राउंड वर्म्स हो गया। वीडियो प्रॉब्लम है, सारे लोगों का है? यस सर। यस सर। अच्छा, एक मिनट रुकिए तुम। ठीक, क्या वीडियो इशू है कि ठीक हो गया? आप सर ठीक है थोड़ा। ठीक है ना, अब चलिए, वो थोड़ा नेटवर्क जाता है तो इधर उधर होता है, एक थोड़ा सा बीच बीच में प्रॉब्लम हो रहा है, बेयर कीजिए। नेटवर्क की वजह से हो रहा है, थोड़ा सा उसमें कंटिन्यूटी में नहीं हो रहा होगा। ठीक है। हेलो सर। हेलो हाँ। सर। हाँ बोलिए। सर ये जो पैरासाइटिक मोड है इसको जरा फिर से एक बार समझा दीजिए। हाँ बिल्कुल समझा दे रहे। देखिए, तो पैरासिटिक मोड में हम लोग पढ़ते क्या है कि समझो बॉडी के दो तरह का हो गया। पैरासिटिक मोड सिंपल समझो क्या है कि एक छोटा ऑर्गेनिज्म जिसको पैरासाइट हम कह रहे हैं, एक बड़े ऑर्गेनिज्म जिसको होस्ट कहते हैं, उस पे वो फीड ऑन करता है। अब ये छोटा वाला पैरासाइट जो है वो बड़े ऑर्गेनिज्म पे कैसे अटैच है, किस सरफेस को यूज कर रहा है अटैचमेंट के लिए, तो इस तरह से दो पैरासाइट होते हैं। एक जो बाहर से अटैच होता है जिसे हम एक्सटर्नल पैरासाइट या एक्टो पैरासाइट कहते हैं। दूसरा क्या हो गया, एक अंदर से अटैच होता है बॉडी के, जिसे हम इंटरनल पैरासाइट या एंडो पैरासाइट कहते हैं। एक्टो पैरासाइट का एग्जांपल क्या हो गया, लाइस, हमें लाइस हो जाता है, ढील हो जाता है हमारे सर में, वो हो गया लाइस ऑन ह्यूमंस, टिक्स ऑन डॉग्स एंड कैट्स। एंड सेकंड इंटरनल पैरासाइट में राउंड वर्म, पिन वर्म, हुक वर्म, जो पेट में कीड़ा हो जाता है, वो सब क्या होता है, इंटरनली न्यूट्रिशन लेते हैं। एक क्वेश्चन है आप सभी से, मॉस्किटो तो हमारा ब्लड सक करता है, ठीक है, ब्लड सकिंग ऑर्गेनिज्म को सैंग्विवोरस कहते हैं। सैंग्वी, सैंग्वी मतलब SANGUI, सैंग्वी ब्लड के लिए यूज करते हैं। जैसे लीच भी एक तरह का क्या हो गया, सैंग्विवोरस हो गया।
ठीक है। तो सैंग्विवोरस है, वो हमसे न्यूट्रिशन ले रहा है, ब्लड को सक कर रहा है, बट मॉस्किटो इज नॉट कंसीडर्ड एज पैरासाइट। व्हाई? क्वेश्चन है, मॉस्किटो भी तो हमारा खून पीता है, हमारा खून चूस रहा है, तो उसको हम लोग पैरासाइट क्यों नहीं बोल रहे हैं? सारे लोगों से क्वेश्चन है। आपने देखा दिन रात तो मच्छर ही काटते रहता है, फिर भी उसको पैरासाइट नहीं बोल रहे हम, क्यों? इसका कारण क्या है, कोई बताइए। सर वो बॉडी पे ज्यादा समय के लिए नहीं रहता है। बिल्कुल सही मानस, एकदम सही। बॉडी में बहुत हम कह सकते हैं कि बहुत फ्रीक्वेंटली वो डिटैच हो जाता है अपना सरफेस से, जो कंटिन्यूअस अटैच होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, पैरासाइट में कंसीडर करते हैं। तो भले ही मॉस्किटो हमारा खून चूस रहा है, लेकिन वो सरफेस पे कंटिन्यूअसली अटैच नहीं रहता है, जिस वजह से उसको हम पैरासाइट में कैटेगराइज नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं पैरासिटिक मोड। कुछ नहीं हुआ है, आ रहे हैं सर। तो देखिए पैरासिटिक मोड में हम लोग लिखेंगे इन दिस ए स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, ब्रैकेट में इसको लिखेंगे पैरासाइट फीड्स ऑन ए लार्जर ऑर्गेनिज्म, लार्जर वाले को हम होस्ट बोलते हैं, विदाउट किलिंग इट, विदाउट किलिंग इट मतलब होस्ट को बिना मारे कंटिन्यूअस क्या कर रहा है, वो न्यूट्रिशन लिए जा रहा है। तो इसी को हम क्या कह रहे हैं कि ये जो मोड है इसी को पैरासिटिक मोड हम कहते हैं। सर हाँ बोलिए। सर जो इसमें आप होस्ट लिखे हैं, लार्जर ऑर्गेनिज्म होस्ट, सर इसमें सर होस्ट कौन होगा? बड़ा वाला ऑर्गेनिज्म, जैसे मान लो कि हम हैं, हम पे ढील आ गया तो हम उसके लिए होस्ट हो गए, बोलते हैं ना होस्ट और गेस्ट। तो गेस्ट यहाँ हमारे लिए अनवांटेड है, तो उसको हम पैरासाइट कह रहे हैं। तुम्हारे घर कोई ऐसा आदमी आ जाए जो जानने का नाम ही नहीं ले रहा है और तुम उसको बुला ही नहीं है और पूरा खाना तुम्हारा खा जा रहा है, तो तुम्हारे लिए वो क्या हो गया, एक पैरासाइट हो गया। उसको तुम होस्ट भले ही कर रहे हो, लेकिन वो तुम्हारे विल के अकॉर्डिंग नहीं है, वो अनवांटेड है एक तरीके से। तो यही चीज इसमें हो रहा है, ठीक है, यही चीज इसमें हो रहा है। अब देखो इसको हम लिखेंगे, सर पैरासाइट हम लोग को मारता नहीं है। नहीं लॉन्ग टर्म में मारेगा या कोई बीमारी कर देगा, हमारे वाइटल एक्टिविटीज के साथ इंटरफेयर करने लगता है, हमको फिजिकली कमजोर कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस ऑफ अटैचमेंट parasites are of two types, दो तरह के पैरासाइट हो गए। कौन कौन से हो गए लिखते हैं हम, पहला जो हो गया दैट इज एक्सटर्नल, और इसी को एक्टो पैरासाइट कहते हैं। एक्टो पैरासाइट ये अटैच कहां से होगा, फ्रॉम आउटर बॉडी सरफेस, आउटर बॉडी सरफेस। इसका मैंने एग्जांपल क्या दिया है कि ये लाइस हो गया, ह्यूमन पे एग्जांपल क्या हो जाएगा, लाइस ऑन ह्यूमंस, लाइस ऑन ह्यूमंस। टिक्स हो गए, डॉग्स और कैट पे टिक्स होते हैं, टिक्स ऑन डॉग्स। एंड कैट्स
टिक्स ऑन डॉग्स एंड कैट्स, ये एग्जाम्पल आपके क्या हो गए, एक्सटर्नल और एक्टोपैरासाइट के। लिखिए इसको। ये हमारा पहला कैटेगरी हो गया। दूसरा वहीं पे क्या हो गया, इंटरनल पैरासाइट की हम बात कर रहे हैं। सेकंड लिख लेना, इंटरनल, और इसी को हम क्या कह रहे हैं, एंडो पैरासाइट। एंडो पैरासाइट। देखो ये कहां से अटैच हो रहा है, फ्रॉम इनर बॉडी सरफेस, इनर बॉडी सरफेस। अब एक क्वेश्चन आता है कि दोनों पैरासाइट में कौन सा पैरासाइट ज्यादा एडेप्टिव होना चाहिए। ठीक है, टिक्स कहते हैं जो कीड़ा हो जाता है ना डॉग्स में, देखोगे 8 पैर वाला, उसे ही टिक्स कहते हैं हम लोग, जो खून सक करता है, मोटा हो जाता है। अब देखो कि मैंने पूछा क्वेश्चन कि कौन से पैरासाइट, एक्टो पैरासाइट या एंडो पैरासाइट, दोनों में से कौन से पैरासाइट क्या होते हैं, ज्यादा एडेप्टिव होते हैं। तो द आंसर इज इंटरनल पैरासाइट, क्योंकि इंटरनल पैरासाइट को बहुत सारी चीजों को झेलना है। सबसे पहला क्या है, एनारोबिक कंडीशन, हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन हमारा ब्लड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, बिल्कुल सही, आगे ऑक्सीजन हमारा ब्लड में प्रेजेंट होता है, हमारे अंदर गट के अंदर ऑक्सीजन नहीं होता है। तो अगर कोई गट के अंदर हमारा जा रहा है, एलिमेंट्री कनाल के अंदर जा रहा है, तो उसको एनारोबिक कंडीशन में जीने की आदत होनी चाहिए, वो अडेप्ट करना चाहिए। दूसरा चीज क्या है, एसिडिक एनवायरनमेंट को, हमारे पेट के अंदर जाने वाला है, बेसिक को, ठीक है, इंटेस्टाइन में जाएगा। फिर साथ ही साथ एंजाइम्स के टुवर्ड्स क्या होना चाहिए, वो हम कह सकते हैं एक तरह से रेजिस्टिव होना चाहिए, कि वो रेजिस्ट करेगा। तो जो अंदर पैरासाइट में पाए जाते हैं, जो बॉडी के अंदर पैरासाइट पाए जाते हैं, वो ज्यादा ही क्या होता है, एडेप्टिव होते हैं एज कंपेयर टू एक्सटर्नल पैरासाइट। ठीक है, क्योंकि उनको सिर्फ बाहर से अटैच करना है, उसको ना तो बॉडी टेम्परेचर से मतलब है, ना बॉडी के पीएच से मतलब है, किसी भी चीजों से जल्दी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हाँ कोई कुछ पूछ रहा है, पूछिए, किसी को कुछ पूछना है? हाँ, होस्ट इज ऑलवेज लार्जर। सर सर हाँ बोलिए। सर ये स्नेल किस तरह का जानवर है, घोंघा स्नेल? सर क्या वो हमारा खून सक करता है? कहाँ, स्नेल कहाँ सक करता है, लीच ना सक करता है, स्नेल नहीं सक करता है। चलिए, ये हमारा पैरासिटिक मोड पूरा हुआ। लास्ट हमें पढ़ना है होलोजोइक मोड। लास्ट हमें पढ़ना है होलोजोइक मोड। सॉरी, इंटरनल पैरासाइट नहीं हुआ था, एग्जाम्पल बचा हुआ था। फ्रॉम इनर बॉडी सरफेस मैंने लिखवाया था, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा उसमें। राउंड वर्म, राउंड वर्म, हुक वर्म इन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, राउंड वर्म और हुक वर्म इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये एग्जांपल हो गया इंटरनल पैरासाइट का। ये एग्जांपल हो गया इंटरनल पैरासाइट का। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो पढ़ना है हम लोगों को, दैट इज होलोजोइक मोड। थर्ड लिखिएगा, होलोजोइक मोड। होलोजोइक मोड, सी है ना, ए बी सी, हाँ, होलोजोइक मोड। होलोजोइक मोड है क्या भाई? ये जनरली एनिमल्स में देखा जाता है, एनिमल्स में देखा जाता है, एडवांस एनिमल्स में भी हम लोग देखते हैं, जो बड़े एनिमल्स होते हैं, जैसे हम भी होलोजोइक मोड को दिखाते हैं। इसमें होता क्या है, क्योंकि इसमें प्रॉपरली डाइजेशन होता है, एंजाइम्स की मदद से टूटते हैं, एब्जॉर्प्शन होता है, फिर क्या होता है उस चीज से एसिमिलेशन होता है, मतलब तमाम चीजें हो रही होती है, काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। दैट्स व्हाई दिस मोड इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू 5 सब स्टेजेस। 5 सब स्टेजेस में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। पहला चीज क्या होता है, पहला जो सब स्टेज है, जैसे ये मान लो कि ऑर्गेनिज्म है, समझना इस चीज को, होलोजोइक मोड को 5 सब स्टेजेस में हम लोग डिवाइड करते हैं। एंड हम लिख सकते हैं इट इज ए complex process of nutrition
seen in higher animals. ये होलोजोइक मोड हो गया. इट इज divided into 5 सब स्टेजेस. कौन कौन से है? सबसे पहला जो सब स्टेज है दैट इज इंजेशन. इंजेशन का मतलब क्या होता है कि एक यहां फूड है, ये ऑर्गेनिज्म का बॉडी है, बस ये फूड इस बॉडी के अंदर चला जाए, इसी चीज को हम क्या कहते हैं? इंजेशन कहते हैं. बाकी कोई प्रोसेस हम नहीं कह रहे. सिंपल हम एक खाना लिए, मुंह के अंदर डाल दिए, इसका मतलब मुंह जैसे ही बंद हुआ हम इंजेशन उस चीज को कह देंगे कि हम खाने को क्या कर लिए? इंजेस्ट कर लिए. तो इंजेशन जो कि पहला सब स्टेज है दैट इज, इसका सिर्फ और सिर्फ सिंपल लैंग्वेज में मतलब क्या होता है? इनटेक ऑफ फूड इनसाइड द ऑर्गेनिज्म. देखो यूनिसेलुलर के केस में ये हमको क्लियरली दिख जाता है कि हाँ एक सेल है, उसके अंदर खाना घुस गया अंदर फैगोसाइटोसिस से. अब देखो इंजेशन जो हो रहा है, ये इंजेशन जैसे ही खत्म होता है, नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है दैट इज ब्रेकडाउन ऑफ फूड. खाना अब टूटना स्टार्ट कर देगा, और टूटता वो किस प्रेजेंस में है? तो बॉडी में मोस्टली जितने भी रिएक्शंस या होते हैं प्रोसेस, सारे के सारे कैटलाइज्ड होते हैं. कैटलाइज्ड कहने का मतलब है कि वो कुछ ना कुछ उसमें केमिकल सब्सटेंसेस यूज होते हैं उस रिएक्शन को पूरा करने के लिए. बायोलॉजिकल कैटलिस्ट को हम लोग एंजाइम्स कहते हैं. तो सर्टेन टाइप ऑफ एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि ब्रेकडाउन ऑफ फूड में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं. तो नेक्स्ट जो स्टेप है इंजेशन के बाद दैट इज नोन एज डाइजेशन. लेकिन यहां पे समझो एक और चीज मैं बता देना चाहता हूं कि यूनिसेलुलर के केस में इंजेशन समझना. इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ये इंजेशन दो तरह का हो सकता है. ये इंजेशन दो तरह का हो सकता है. पहला क्या हो सकता है? इंजेशन कैन बी ऑफ 2 टाइप्स. अगर समझो कोई सॉलिड पार्टिकल को इंजेस्ट करता है अंदर बॉडी के, सॉलिड पार्टिकल को, तो इस मेथड को हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं. फैगोसाइटोसिस मतलब, इसका मतलब क्या हो गया? सेल ईटिंग. ईटिंग वर्ड हम लोग सॉलिड के लिए यूज करते हैं. ठीक है. अगर कोई सेल जो है, यूनिसेलुलर की बात की जा रही है, अगर कोई वो लिक्विड इनटेक करता है दैट इज नोन एज पिनोसाइटोसिस. पिनोसाइटोसिस. ठीक है. ये क्या हो गया? सेल ड्रिंकिंग. ये तो था इंजेशन में. ये वर्ड दोनों हम यूज कब करते हैं? यूनिसेलुलर के केस में, या एक सेल की बात की जा रही है उस केस में हम लोग यूज करते हैं पिनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस को. ठीक है. तो यूनिसेलुलर के केस में इंजेशन कितना तरह का हो गया? दो तरह का. एक फैगोसाइटोसिस, या तो सेल ईटिंग हो रहा होगा, और दूसरा क्या हो गया? सेल ड्रिंकिंग की बात की जा रही है, पिनोसाइटोसिस. ये तो था इंजेशन. सेकंड स्टेप सब स्टेज हम लिखेंगे क्या? सर हाँ बोलिए. सर सेल ईटिंग मतलब नहीं समझे हम. सेल है, मान लो कि यहाँ कोई सॉलिड सब्सटेंस है, इसको इनटेक कर लिया, अंदर ले लिया, तो ये सॉलिड है ना, ईट कर रहा है ना इसको, इसीलिए सेल ईटिंग इसको बोलते हैं. और सर सेल ड्रिंकिंग? लिक्विड को इनटेक कर रहा है तो सेल ड्रिंकिंग बोलेंगे. ठीक है. देखिए, ये तो था पहला सब स्टेज दैट इज इंजेशन. सेकंड सब स्टेज की हम बात कर रहे हैं. सेकंड सब स्टेज दैट इज डाइजेशन. डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन स्मॉल फूड पार्टिकल्स में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, और हम कह सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ एंजाइम्स, जिसको हम लोग डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी कहते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस भी कहते हैं. तो डाइजेशन है क्या भाई? तो डाइजेशन सिंपल हम कह रहे हैं
breakdown of complex food particles into simple absorbable forms with the help of certain enzymes. इसे ही हम क्या कह रहे हैं? डाइजेशन कह रहे हैं. इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं. ठीक है, लिखिए तो इसको. श्रेष्ठ, आपने पहला क्लास किया था? यस सर. समझ में आ रहा? यस सर. ठीक है. हो गया? तो देखिए डाइजेशन सिंपल क्या है. अभी देखो रिलेट हमेशा करो कि हाँ अभी होलोजोइक पर रहे 5 सब स्टेजेस है. पहला हो चुका है इंजेशन, दूसरा हो गया डाइजेशन, तीसरा क्या चीज है? तो तीसरा जब टूट जाता है, समझो इस चीज को कि हाँ ये सेल था, इसके अंदर खाना आया, खाना आने के बाद इसमें क्या हो गया? इसका खाना टूट गया. टूट जाने के बाद क्या होगा? जो भी यूजफुल होगा वो क्या कर लिया जाएगा? एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा. और एब्जॉर्ब्ड फूड से क्या किया जाता है? एनर्जी को निकाला जाता है. एनर्जी एक्सट्रैक्शन वाले प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं. अब क्योंकि देखो यहां से जो भी यूजफुल था वो एब्जॉर्ब हो चुका है, तो इसमें क्या बच गया होगा? वेस्ट मटेरियल. तो इसका क्या हो जाएगा? रिमूवल हो जाएगा बॉडी से, जिसे हम क्या कहेंगे? इजेशन कहेंगे. तो सिंपल सारे प्रोसेस एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं एंड दीज ऑल प्रोसेस आर सीक्वेंशियल. ये सीक्वेंस में होते हैं. ठीक है, मतलब डाइजेशन के बाद नेक्स्ट जो स्टेप आएगा दैट इज एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन की बात की जा रही है. एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हो गया? कि जो भी डाइजेस्टेड फूड है वो क्या होते हैं? एब्जॉर्ब किए जाते हैं. डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन होता है. अगर यूनिसेलुलर की हम केस की बात कर रहे हैं तो साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्प्शन होगा और वहां पे उस एब्जॉर्ब फूड से क्या किया जाता है? एनर्जी को निकाला जाता है. और एनर्जी निकालने वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एसिमिलेशन, जो कि इसके बाद का सब स्टेज है. ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन की. तो इसमें क्या होगा? प्रोसेस इन विच digested food is absorbed by the cells. ये मल्टी सेलुलर के केस में इस सेल के द्वारा एब्जॉर्प्शन हो रहा है. और इन द साइटोप्लाज्म ये किसके केस में? अगर यूनिसेलुलर के केस में है तो मतलब मान लो कि कोई हॉलो ट्यूब है, यहाँ पे एब्जॉर्ब फूड ब्लड में फ्लो कर रहा है, समझो एक तरीके से डाइजेस्टेड फूड. फिर इसका क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन होगा, सेल्स इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे. ठीक है, या इंटेस्टाइन से क्या हो रहा है? एब्जॉर्प्शन हो जा रहा है मल्टी सेलुलर के केस में. दूसरा क्या हो गया कि साइटोप्लाज्म में क्या हो जा रहा है? वो एब्जॉर्ब हो जा रहा है. अगर मान लो यूनिसेलुलर के केस में तो साइटोप्लाज्म की तरफ क्या हो जा रहा है? एब्जॉर्ब हो जा रहा है. तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन कहते हैं. तो मल्टी सेलुलर के केस में सेल्स के द्वारा एब्जॉर्प्शन होता है एंड यूनिसेलुलर के केस में साइटोप्लाज्म में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है. किस चीज का? डाइजेस्टेड फूड का. ये थर्ड सब स्टेज था हमारा. देखो इसको. हो गया? देखिए इसके बाद का जो स्टेप है दैट इज एसिमिलेशन. फोर्थ वन इज एसिमिलेशन. एसिमिलेशन है क्या भाई? तो एसिमिलेशन कहते हैं हम लोग कि जो डाइजेस्टेड फूड है इससे एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करना और उस एनर्जी को वेरियस एक्टिविटीज के लिए यूज करना, दिस प्रोसेस इज नोन एज एसिमिलेशन. इसे ही हम क्या कहते हैं? एसिमिलेशन कहते हैं. हम लिख सकते हैं इसमें process of
extraction of energy from digested food and uses this energy for various activities. इसी प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं? एसिमिलेशन कहते हैं. दिस प्रोसेस इज नोन एज एसिमिलेशन. सर एक बार और समझा दीजिए तो एसिमिलेशन. एसिमिलेशन क्या कहे? मान लो कि सेल है, ठीक है, यहां देखो, ये सेल है, ये फूड वैक्यूल बना था, फिर डाइजेशन हो गया, टूट गया, और जो भी एब्जॉर्ब फूड है वो यहां आ गया. अब इस एब्जॉर्ब फूड को क्या कर रहे हैं? ये फूड ग्लूकोज के मान लो फॉर्म में है, तो टूटेगा साइटोप्लाज्म में पाइरुविक एसिड के, हम लोग पढ़ेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन में. फिर ये क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाएगा, वहां पे क्या होगा? CO2 H2O और एनर्जी में निकलेगा. तो ये जो एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है, उसी चीज को हम लोग ब्रॉड टर्म में, न्यूट्रिशन के टर्म में एसिमिलेशन बोलते हैं. एक्चुअली इट इज लिंक्ड विद द रेस्पिरेशन से लिंक्ड है. रेस्पिरेशन के बिना वो तो टूटेगा ही नहीं, या उससे एनर्जी एक्सट्रैक्शन होगा ही नहीं, चाहे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो. मतलब एसिमिलेशन का पार्ट ही होता है एक तरह का सेलुलर रेस्पिरेशन. सिंपल न्यूट्रिशन के टर्म में हम क्या बोल रहे हैं एसिमिलेशन को? कि एसिमिलेशन है क्या भाई? तो एसिमिलेशन वो प्रोसेस है जिसमें कि एनर्जी का एक्सट्रैक्शन होता है डाइजेस्टेड फूड से, और उस एनर्जी को हम यूज करते हैं फॉर वेरियस एक्टिविटीज, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एसिमिलेशन. अब देखो, जितना खाना हम खा रहे हैं सारा हमारे लिए यूजफुल तो होता नहीं है. कुछ वेस्ट मटेरियल का भी क्या होता है? जनरेशन होता है, और इसी चीज को हम क्या कहते हैं कि टाइम टू टाइम उसको क्या करना पड़ता है? रिमूव करना पड़ता है, जिसको हम लोग इस प्रोसेस को इजेशन कहते हैं. तो लास्ट जो सब स्टेज है हमारा, लैग हो रहा है ना, साउंड लैग हो रहा है क्या? नो सर. ठीक है ना. देखिए, तो सिंपल समझिए यहाँ पे कि इजेशन क्या है, जो कि लास्ट स्टेज है हमारा, वो क्या है कि प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल. क्योंकि जो भी हम खाते हैं सब चीज हमारे लिए यूजफुल नहीं होता है, वेस्ट मटेरियल का भी जनरेशन होता है, तो उसको टाइम टू टाइम बॉडी से रिमूव करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है. नहीं तो वो हमारे बॉडी में रह के एक्युमुलेट करेगा और टॉक्सिक हो जाएगा, जहरीला हो जाएगा हमारे लिए, और हम ही को हार्म पहुंचाने लगेगा. एक्सट्रीम केस डेथ भी हो सकता है, वेस्ट मटेरियल नहीं रिमूव होगा बॉडी से. तो वेस्ट मटेरियल का रिमूवल फ्रॉम द बॉडी टाइम टू टाइम जो है एक फिक्स इंटरवल पे हो रहा है, उसी चीज को हम क्या कहते हैं? इजेशन कहते हैं, उसी प्रोसेस को. तो लास्ट सब स्टेज जो हमारा है, दैट इज इजेशन. तो इसको हम क्या कह सकते हैं? प्रोसेस ऑफ, लिखिएगा, प्रोसेस ऑफ रिमूवल of waste materials generated from the body after a time interval is called as इजेशन. एंड इजेशन जो वर्ड है ना, ये सिर्फ न्यूट्रिशन वाले चीज के लिए यूज करते हैं, मतलब डाइजेस्टिव वेस्ट के लिए यूज कर रहे हैं. अगर दूसरा वेस्ट है उसके लिए एक्सक्रीशन वर्ड यूज करते हैं. मतलब एक्सक्रीशन ब्रॉड वर्ड है जिसमें इजेशन एक पार्ट है. यहाँ डाइजेस्टिव वेस्ट के रिमूवल को हम इजेशन कहते हैं. हम गैस CO2 रिमूव करें तो उसको इजेशन नहीं कहेंगे, उसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं. सर जरा इजेशन और एक्सक्रीशन में डिफरेंस फिर से बता दीजिए. हाँ देखो, मान लो हम इजेशन वर्ड मोर स्पेसिफिकली डाइजेस्टिव वेस्ट के लिए बोल रहे हैं कि हाँ एनस के थ्रू जो निकल रहा है उसको इजेशन बोल रहे हैं. लेकिन समझो हम गैस भी तो छोड़ रहे हैं बाहर, हमारे स्वेट ग्लैंड्स में बहुत सारे सॉल्ट्स भी तो एक्सक्रीट आउट हो रहे हैं, तो उसके लिए इजेशन वर्ड नहीं यूज करते, उसके लिए एक्सक्रीशन करते हैं. मतलब एक्सक्रीशन में सब बॉडी से जो भी वेस्ट निकल रहा है सारे एक्सक्रीशन में आ गए. स्पेसिफिकली डाइजेस्टिव वेस्ट के लिए वर्ड हम लोग इजेशन यूज करते हैं, ठीक है. बाकी सबके लिए यूज करते हैं एक्सक्रीशन. यही डिफरेंस है. समझ में आया? यस सर.
देखिए, तो ये हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन जो हो गया सब स्टेज में हो गया। अब आपके सिलेबस के हिसाब से हमको पढ़ना क्या क्या है भाई, वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमको फुल स्कोर चाहिए, तो वो हम कैसे लाएंगे? तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। इररेशनल टॉपिक्स को नहीं पढ़ना है हमको, और इररिलेवेंट चीजों में ध्यान नहीं लगाना है। सिंपल जो सिलेबस में आपके उसी चीज पे कंसंट्रेट करके उसमें एक्यूरेसी मेंटेन करना है। सर व्हाट इज मिक्चुरेशन? मिक्चुरेशन कहते हैं प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ यूरिन फ्रॉम द बॉडी, उसे हम लोग मिक्चुरेशन कहते हैं। और सर व्हाट इज डिफेकेटेशन? हाँ, डिफेकेटेशन? डिफिकेशन होता है, डिफिकेशन, यही ना बोल रहे हो? इसको हम लोग डिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। डिफिकेशन का मतलब फीसेस वर्ड यूज करते हैं। वेस्ट मटेरियल जो एनस से निकलता है उसको फीसेस बोलते हैं, एंड इसी प्रोसेस को डिफिकेशन बोलते हैं हम लोग। अब देखिए, होलोजोइक मोड में हमको पढ़ना है। होलोजोइक मोड में आपके सिलेबस के हिसाब से 2 टॉपिक में पढ़ना है। एक लोअर ऑर्गेनिजम्स में पढ़ना है कि हाँ होलोजोइक ऑर्गेनिज्म में, एक लोअर में पढ़ना है, दूसरा हायर में पढ़ना है, हायर ऑर्गेनिजम्स में। तो लोअर ऑर्गेनिजम्स में हमको 3 नाम आएगा। पहला अमीबा हमको देखना है न्यूट्रिशन, दूसरा हाइड्रा के केस में, तीसरा पैरामेशियम के केस में। पैरामेशियम के केस में उल्टा लिख देते हैं, एक मिनट क्लियरली होगा। दूसरा पैरामेशियम लिखना है क्योंकि यूनिसेलुलर है, और नेक्स्ट हाइड्रा। ये 3 लोअर ऑर्गेनिज्म में आपको न्यूट्रिशन इसका पढ़ना है, ठीक है। वहीं पे हायर में आपको पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो जो अभी तक हम लोग पढ़े थे यही लास्ट टॉपिक है, न्यूट्रिशन खत्म हो जाएगा, फिर रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगा। होलोजोइक मोड में हमको लोअर ऑर्गेनिज्म में 3 पढ़ना है। ये दोनों यूनिसेलुलर हो गए, ये मल्टी सेलुलर हो गया। हाइड्रा मल्टी सेलुलर होता है, आपने डाइवर्सिटी पढ़ा था 9th में। सिलेंट्रेट होता है। पैरामेशियम अमीबा क्या होता है? तो ये प्रोटोजोन्स में आते हैं, ठीक है। प्रोटोजोन्स में ये आते हैं, प्रोटोजोन्स प्रोटिस्टा में आता है, ठीक है। तो ये यूनिसेलुलर, हाँ बोलिए क्या हो गया? पहले बता लीजिए उसके बाद पूछ। हाँ, तो देखिए ये दोनों क्या है, यूनिसेलुलर में हमको पढ़ना है, हाइड्रा मल्टी सेलुलर में, एंड हायर ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है। हाँ पूछिए, क्या पूछ रहे? सर एक बार और जरा होलोजोइक मोड को सर एक बार शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दीजिएगा, सिर्फ होलोजोइक मोड को सर शॉर्ट में। सिंपल होलोजोइक मोड हम कह रहे हैं कि अभी तक जो भी था पैरासिटिक, यहाँ पे क्या होता है, प्रॉपर्ली डाइजेस्टिव एंजाइम को यूज किया जाता है ताकि खाने को तोड़ा जाए, उसको एब्जॉर्ब किया जाए, उससे एनर्जी को एक्सट्रैक्ट किया जाए। ये सारा प्रोसेस है जो कि वेरियस सब स्टेजेस में डिवाइडेड होता है, अलग अलग सीक्वेंशियल चेंजेस होते हैं। इसी को ओवरऑल मिला के हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। जो कि हायर ऑर्गेनिजम्स दिखाते हैं। हम भी होलोजोइक मोड में हम आते हैं, ना तो हम पैरासिटिक है ना सेप्रोट्रोफिक है, हम होलोजोइक में आते हैं, ठीक है। तो ये होलोजोइक मोड हो गया। अब देखो हमको एक एक करके पढ़ना है। सबसे पहला हमको टॉपिक है दैट इज न्यूट्रिशन इन अमीबा, फिर पैरामेशियम में देखेंगे, फिर हाइड्रा में, फिर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज, टॉपिक दे देना, न्यूट्रिशन इन अमीबा। न्यूट्रिशन इन अमीबा, ठीक है। टॉपिक दीजिए न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब देखिए अमीबा में न्यूट्रिशन की बात की जा रही है। न्यूट्रिशन अमीबा में कैसा होता है? तो ये होलोजोइक होता है। सबसे पहले हम अमीबा को जान लेते हैं कि वो अमीबा क्या होता है। भाई नाम तो सुन लिया कि अमीबा है क्या। तो सिंपल हम जान रहे हैं, लिखेंगे पहला पॉइंट, अमीबा इज एन यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट है। मोर स्पेसिफिकली हम बात करें तो ये एक प्रोटोजोआ है। प्रोटिस्ट में एक ग्रुप होता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ है हैविंग नो फिक्स्ड शेप, नो फिक्स्ड शेप,
इसका कोई अपना फिक्स्ड शेप नहीं होता है। होता कैसा है, तो इसका फिक्स शेप क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसका जो थिन आउटर मेम्ब्रेन होता है काफी फ्लेक्सिबल होता है, एंड ये फ्लेक्सिबल होता है, और क्योंकि ये इसी की मदद से लोकोमोट भी करता है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है इसका, तो इसी तरह के मूवमेंट को हम अमीबॉइड मूवमेंट भी कहते हैं। और ये क्योंकि इसी स्ट्रक्चर से मूव कर रहा है, तो इस स्ट्रक्चर को स्यूडोपोडिया कहते हैं। पोडिया वर्ड पोडा से लिया गया है। पोडा का मतलब होता है, जैसे अर्थ्रोपोडा आपने पढ़ा था, 9th में पढ़ा था डाइवर्सिटी में। अर्थ्रोपोडा, अर्थ्रो मतलब ज्वाइंटेड होता है, और पोडा मतलब लेग्स होता है, मतलब ज्वाइंटेड लेग्स, इंसेक्ट्स की बात की जा रही थी उसमें। और स्यूडो का मतलब फॉल्स होता है, मतलब फॉल्स फीट है, इसे हम फॉल्स फीट भी कह सकते हैं। जाहिर सी बात है, फॉल्स फीट हम लोग कहने का पर्पस भी क्यों है, क्योंकि इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, लेकिन फीट है भाई, क्योंकि ये किस चीज में हेल्प कर रहा है, हेल्प इन लोकोमोशन, लोकोमोशन। और भी हेल्प करता है, कैचिंग फूड, फूड को पकड़ने में हेल्प करेगा, कैचिंग फूड, कैचिंग फूड, नीचे फूड लिखा हुआ है। ये है अमीबा भाई। अब देखो इसमें कैसे होलोजोइक मोड हो रहा है, कैसे सारे प्रोसेस हो रहे हैं, इंजेशन कैसे हो रहा है, फिर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इंजेशन कैसे हो रहा है, ये अभी हम लोग को देखना है। ठीक है सर सर सीडोपोडिया के नीचे जो सर आप एक मिनट साइड सर, फॉल्स फीट, फॉल्स फट जो लिखे हैं, हाँ फॉल्स फीट, सर इसका मतलब सर, फीट का मतलब क्या होता है, फीट हम लोकोमोट करते हैं पैर से, फीट फुट से लिया गया है, ठीक है, लोकोमोट करते हैं फीट से। फॉल्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका कोई शेप नहीं है। ये कैसे मूव करेगा, समझो, इसको मूव करना इधर, तो ऐसे अपने साइटोप्लाज्म को कॉन्ट्रैक्ट किया, ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके बढ़ेगा, ऐसे ऐसे, तो ये इसी की मदद से बढ़ रहा है, फॉल्स फीट, इसीलिए इसको कह रहे हैं। और इसी बाउंड्री को हम लोग स्यूडोपोडिया कहते हैं, जो मदद क्या चीज में करता है, लोकोमोशन। देयर इज द डिफरेंस बिटवीन लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन में हमेशा क्या होता है, जगह चेंज होता है, यहाँ से यहाँ चल गए, दैट इज लोकोमोशन। इसमें मूव भी हुआ, लेकिन मान लो एक ही जगह पे हम ऐसे ऐसे हिल रहे हैं, मूवमेंट हो रहा है लेकिन लोकोमोशन नहीं है। तो मूवमेंट का मतलब क्या होता है, प्लेस जरूरी नहीं है चेंज होगा, प्लेस नहीं चेंज होगा। लोकोमोशन में क्या होता है, प्लेस भी चेंज होता है। ठीक है, तो स्यूडोपोडिया इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये फॉल्स फीट है, इसकी मदद से ये चलता है, साथ ही साथ ये खाना कैच करने में भी हेल्प करता है। कैसे करता है वो अभी हम लोग देखेंगे। अब देखो इसमें न्यूट्रिशन इन अमीबा में सबसे पहला पॉइंट है इसका कौन सा, इंजेशन। समझना इस चीज को, हम बात कर रहे हैं फर्स्ट स्टेप की, दैट इज इंजेशन। इंजेशन है क्या, तो खाना अंदर बॉडी के लेना। अब समझो हम इसका फिगर बनाते हैं, इसका फिगर बनाते हैं। मान लो ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है, इसको यहां पे एक खाना दिखता है, ये हो गया फूड। तो ये क्या करेगा, ये अपने स्यूडोपोडिया को एक्सटेंड करता है, ठीक है, ये अपने स्यूडोपोडिया को एक्सटेंड करेगा, और एक्सटेंड करके इसके तरफ क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट करेगा। अब देखो कि क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड इसका साइटोप्लाज्म है ना, ये तो नहीं ना बढ़ रहा इधर, तो थोड़ा सा खिसकता है उसकी तरफ, और उसकी तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, और उसको अपने अंदर ले लेता है। ये इसका न्यूक्लियस हो गया। अब जैसे ही ये लेता है तो अंदर एक स्पेस बन जाता है, जिसके अंदर क्या है, फूड है। सेल में एम्प्टी स्पेस, या फिर एम्प्टी कह रहे हैं, स्पेसेस को हम वैक्यूल टर्म देते हैं, क्योंकि इसके अंदर फूड है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, फूड वैक्यूल कहते हैं। मतलब फूड वैक्यूल पहले से नहीं होता है, फूड वैक्यूल इनगल्फ के बाद होता है। इनगल्फ का मतलब होता है निगलना, ठीक है, फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होगा। और ये इसका क्या हो गया, ये इसका साइटोप्लाज्म हो गया, ये इसका क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। तो यही प्रोसेस क्या हो गया, इंजेशन हो गया। मतलब कि इनटेक ऑफ फूड, जैसे ही स्यूडोपोडिया वो क्या करेगा, देखेगा, खाना देखेगा अमीबा, वो अपने स्यूडोपोडिया को एक्सटेंड करके उस खाना को अपने अंदर ले लेता है,
और एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा, एक स्पेस का जिसके अंदर खाना होगा, इसे हम क्या कहते हैं? फूड वैक्यूल कहते हैं। ये इंजेशन में होगा। बनाइए तो इसको। सर हाँ बोलिए। सर जैसे सर अमीबा अपने फूड को कैप्चर करता है, इंटेक करता है खाने के लिए सर, उस तो सर फूड वैक, तो सर उसको उसी को जरा एक बार और समझा दीजिए। तो जैसे सर फूड को अब जैसे मान लो यहाँ पे आता है, इसको खाना दिया, दिखा, ठीक है, ये अपने स्यूडोपोडिया को एक्सटेंड किया और ये धीरे धीरे मिल जाएगा, ये दोनों तरफ से मिल जाएगा और एक स्पेस बन गया ऐसा। और यही स्पेस जिसके अंदर फूड है, इसे ही हम क्या कह रहे हैं? फूड वैक्यूल कह रहे हैं। अब फूड वैक्यूल जैसे ही बनता है तो क्या होता है? फूड वैक्यूल बनेगा तो इसके साइटोप्लाज्म में तो डाइजेस्टिव जूसेस है ना, वो इस वैक्यूल के अंदर मूव करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डाइजेस्टिव जूसेस जो है यहाँ पे, वो कहाँ जाएंगे? उस वैक्यूल के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाएगा कौन सा? ये डाइजेशन। डाइजेशन सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में डाइजेशन में क्या हो रहा है? इधर फिगर बना दे रहे हो उल्टा। देखो यहां से डाइजेशन में क्या हुआ कि डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट हुए और सिक्रीट होके क्या किए? ये जो फूड वैक्यूल था, इसके अंदर जो फूड था उसको क्या कर दिए? तोड़ दिए। हम लिख सकते हैं फूड इज डाइजेस्टेड बाय एंजाइम्स। मतलब समझो फूड वैक्यूल जैसे ही बना, वो फूड क्या हो गया? अब डाइजेस्ट होने को तैयार हो गया, क्योंकि डाइजेस्टिव जूसेस कहां सिक्रीट हो गए? इस फूड वैक्यूल के अंदर सिक्रीट हो गए और वहां जाके उसको क्या करेगा? वो तोड़ देगा और तोड़ के छोटे छोटे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया इस फूड वैक्यूल के अंदर। ये सेकंड प्रोसेस हुआ, दैट इज डाइजेशन। ठीक है, इसके बाद का फिगर ये होगा आपका। ये आपका डाइजेशन हो गया। बनाइए तो इसको। ये सेकंड स्टेप है डाइजेशन। हम यहीं तक रहने देते हैं सेकंड स्टेप तक। ठीक है, डाइजेशन फिर से बता दे। डाइजेशन हम लोग किसको कह रहे हैं? देखो ये फूड वैक्यूल में क्या मूव किया? डाइजेस्टिव जूसेस। फिर डाइजेस्टिव जूसेस ने क्या किया? उस फूड को तोड़ दिया छोटे छोटे एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, और इसी प्रोसेस को ना हम ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर को क्या कह रहे हैं? डाइजेशन कहते हैं। कि फूड पार्टिकल्स क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो फूड क्या हो गया? डाइजेशन हो गया उसका। किसका? किसके प्रेजेंस में? एंजाइम्स के प्रेजेंस में। ठीक है, एंजाइम्स के प्रेजेंस में उसका डाइजेशन हो गया। तो यहां तक हमारा डाइजेशन तक हो गया है। हमें पढ़ना है एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। फिर हम पैरामीशियम, हाइड्रा एंड देन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम करेंगे। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम तक हम नेक्स्ट क्लास में पहुंच जाएंगे। काफी बड़ा चैप्टर है। ठीक है, स्लोली पढ़ रहे हैं। यहां तक सारे लोगों को समझ में आया है? किसी को कुछ पूछना है? यहां तक समझ में आया सबको? अपूर्व, मानस, वाजिद, हु इज कैरी मिनाटी, युविका, विश्वास, यस सर। सारे लोग, आयशा, अभिनव, यस सर। संचिता, यस सर। निखिल, श्रेय। यस सर। ठीक है, सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? तो देखिए नो इसके सर। बाद से हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। यहां तक आपका ड्यूटी है, आपका काम है, आप एनसीईआरटी पढ़ लेना है, नोट्स पूरा पढ़ लेना है, यहां तक के आप रिवाइज करके रहना। नेक्स्ट में इसके आगे हम पढ़ेंगे, दैट इज फ्रॉम एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सर थोड़ा सा साइड हो जाइए सर। हाँ, थोड़ा पूरा हट जाओ। हो गया सर। हो गया? तो Yes, इसके sir. आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? जो भी दिक्कत होगा एकदम बिंदास होके पूछना है। ठीक है, कोई इसमें इशू ही नहीं है। चलिए मैं क्लास एंड कर रहा हूं। जो भी आपको डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में आप पूछना, नहीं तो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हो। जो भी क्वेश्चन होगा आप डाल देना ग्रुप में, मैं उसका जवाब दे दूंगा। थैंक यू सर। ओके, बाय।